नमस्कार दोस्तों। सीटेट, केवीएस, सुपर टेट और एनसीईआरटी की ये हमारी सीरीज चल रही है जो अध्याय संख्या 4 अब प्रारंभ होता है। और इस अध्याय का जो पाठ है उसका नाम है आश्रय, परिवार एवं मित्र। ये एनसीईआरटी का ही पाठ है, आश्रय, परिवार एवं मित्र। तो चलो बिना देरी करे हुए चलते हैं, अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वे जीव जो मनुष्य के घर में रहते हैं। कौन कौन से जीव रहते हैं मनुष्य घर में? छिपकली, मकड़ी, चूहा। ये तो कोई इतनी चीज़, ऐसा प्रश्न ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट जो ये आएगा। अगला क्वेश्चन, उभयचर है मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है? ये उभयचर है। वे जीव जो जमीन और जल दोनों में रहते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जल में उभयचर कहलाते हैं। जैसे सांप भी हो गया, मेंढक हो गया और मगरमच्छ हो गया। ये जीव ऐसे हैं जो कि जल में रहते हैं और स्थल मंडल में भी रहते हैं। आगे, पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। कौन सा पक्षी होता है जिसका लालटेन की तरह घोंसला होता है? वो होता है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी का घोंसला जो होता है वो एक लालटेन की तरह होता है जो कि लटका हुआ रहता है, यानी कि इसे जुलाही चिड़िया भी बोलते हैं। इसका घोंसला लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला जो होता है वो नर पक्षी बनाता है। कौन सा? नर पक्षी। घोंसला नर पक्षी बनाता है। नर पक्षी बनाता है। जो घोंसला बनाएगा वो नर पक्षी बनाएगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? ये बनाता है चील। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। यहीं से क्वेश्चन है जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ से तो हो गया सबसे ऊंचे पेड़ पर। अगर ये वाली बात कहे कि पेड़ वाली बात कहे, ओनली पेड़, सिर्फ पेड़ बोले तो होगा चील। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। यहीं से एक क्वेश्चन दूसरा है, जो क्वेश्चन ये है कि आपको बोला जाएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो मतलब कि पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। पेड़ की ऊंची डाली पर, पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, वह कौन है? वह है कौवा। कौन है वो? कौवा। तो क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, यानी कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है चील, और इसके बाद सबसे ऊंचे पेड़ की डाली पर घोंसला बनाता है कौवा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जरा से मैं क्वेश्चन को घुमा देगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वे घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करते हैं। वो कौन सा पक्षी है? वो है आपका चील। कौन है? चील। चील ऐसा पक्षी है जो कि घोंसले साल दर साल उपयोग में करता है, और पक्षी जो होते हैं अपने घोंसले सिर्फ जब बनाते हैं जब कि वो अंडे देते हैं। अगला है, पक्षी में सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? पक्षी में सबसे बड़ा घोंसला होता है चील का। नेक्स्ट, मिट्टी के घर प्रायः कहाँ बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर
बात आती है कि मिट्टी के घर प्राय कहाँ बनाए जाते हैं? गाँवों में तथा जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, अर्थात रेगिस्तान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर प्राय गाँव में बनाए जाते हैं और मिट्टी के घर उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि राजस्थान। इन घरों की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर न जा सके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट उसमें भी कुछ अगर और है तो और बता देते हैं। यहाँ पर छोटी सी एक बात और भी है, उसको थोड़ा सा और देख लेंगे कि इन घरों की जो छत झाड़ियाँ यानी कि झाड़ी जो होती हैं झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं। किसकी? छप्पर की। इनकी जो छत होगी वो छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों के छत में जमीन या कीकर नीम या कीकर, क्या होता है वो? नीम या कीकर। छप्पर, झाड़ियाँ, नीम या कीकर को लकड़ी की इनमें जो है जब बनाएंगे इनकी तो किसका यूज़ करेंगे लकड़ी के लिए? या तो लकड़ी का इन्हीं ही कीकर का, नीम का, इनकी लकड़ी का ही यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें कीड़े ना लगें, क्योंकि इसमें कीड़े ना लगें, इसलिए इसको यूज करते हैं। दूसरे इन घरों को जो फर्श को गोबर, जो नीचे की ज़मीन होती है जिस पे वो है, उसको गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए, और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा भी मिला दिया जाता है। भूसा मिला दिया जाता है और जो नीचे फर्श होता है उस फर्श को जो ये करते लीपते हैं वो गोबर से लीपते हैं, क्योंकि इसमें जो कीड़े नहीं लगे। ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं, बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और बारिश सब में ज़्यादा असम में जो बनाए जाते हैं, ये जो असम के लिए बनाए जाते हैं, ये असम में बनाए जाते हैं, यानी कि अधिकतर जो कि वहाँ से बांसों पर बनाए जाते हैं। बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और जो नीचे का होता है वो उसको मतलब कि बांस खड़े कर करके उसके ऊपर उसको घर को बनाते हैं। ये अधिकतर इसका यूज़ जो करा जाता है वो असम साइड में करा जाता है। अब बात आ गई थी कि मतलब बांस और लकड़ी के घर की कहाँ बनाए जाते हैं, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रकार घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ के बारिश ज़्यादा होती है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। कहाँ पर? जहाँ पर बारिश ज़्यादा यानी कि वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर लकड़ी के घर अधिकतर बनाए जाते हैं। आगे की बात है कि ये ज़मीन से, ये ध्यान रखना बस ये वाली बात, 10 या 12 फुट, 10 या 12 फुट ऊंचे, 10 या 12 फुट ऊंचे, 10 या 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। बस ये संख्या 10 या 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर में कोई भी नुकसान ना हो सके। ठीक है दोस्तों। और अधिकतर ये जो क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, ये भारत के असम में, यानी कि असम बोलते हैं, भारत के असम राज्य में जहाँ बारिश बहुत होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। बारिश तो चेरापूंजी में होती है और वहाँ का जो बाढ़ का जो पानी है ब्रह्मपुत्र नदी का, इसलिए वहाँ पर बाढ़ आती रहती है, तो इसलिए बारिश भी होती है। तो इससे वहाँ के जो घर हैं बांस पर 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना, ये ही इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों मेरा प्रयास आपके लिए थोड़ा सा भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर ही कर देना। इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा बना रहेगा। वीडियो आगे बनाने में बहुत थोड़ा समय लगता है और कौन किसके लिए अपना समय देता है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत जो भी हो तो लाइक तो बनता ही है, एक इतना तो कर ही देना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के लोग अपने घर के निचली मंजिल का उपयोग करते हैं। अब जो लद्दाख के लोग हैं वो अपना निचली मंजिल का उपयोग किसके लिए करते हैं? वो अपना निचले के सामान, किसके लिए? सामान और जीवों को रखने के लिए।
जीवों को रखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। और एनसीईआरटी है, टोटल एनसीईआरटी, इससे इस प्रकार के जो हैं ये सारा पिछला भी जो कराया गया है ये सब एनसीईआरटी है, अलग से कुछ नहीं कराया जा रहा बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, इग्लू। इग्लू क्या होता है, इग्लू के बारे में बात करते हैं। इग्लू, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये गुम्मत के आकार का होता है। इग्लू जो होता है गुम्मत के आकार का होता है, गुम्मत के आकार का होता है इग्लू। दूसरा, ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं एक ब्लॉक्स बन जाते हैं, को जोड़कर बनाया जाता है, और वो इसलिए बनाया जाता है कि गुम्मत के आकार का इस प्रकार के इसका प्रवेश बहुत छोटा होता है ताकि जो बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। ठीक है, और दूसरा वाली बात जो होती है वो इसलिए बनाए जाते हैं जोड़कर कि इसका इसमें जो जो एक जाति होती है जिसका नाम है एक्सकिमो, शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। एक जाति होती है एक्सकिमो, एक्सकिमो किमो एक्समो, जो शिकारी होते हैं उनका जो होता है वो अस्थायी क्या होता है, निवास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे कश्मीर में पाई जाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है, डोंगा। क्या कहलाती है ये डोंगा कहलाती है। चलो इसके बारे में ज़रा सी थोड़ी देर बात कर लेते हैं कि हाउस बोट क्या है। हाउस, यह एक लकड़ी का घर की तरह से होती है जो पानी, हमेशा पानी में रहता है ये, है ना। इस घर में लकड़ी पर बहुत खूबसूरत एक नक्काशी तरीके से कराई जाती है। क्या कराई जाती है दोस्तों, इसमें नक्काशी कराई जाती है। और यह जो हाउस बोट होती है इसकी ये जो लंबाई होती है 80 फुट तक लंबी हो सकती है, ये 80 फुट तक लंबी हो सकती है, 80 फुट तक लंबी हो सकती है। अगला एक पॉइंट और भी है इसमें, अधिकतर ये हाउस बोट होती है कहाँ पर मिलती है, कश्मीर में। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों की जो जो छत होती हैं उस पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है, और उस लकड़ी की नक्काशी के लिए हम कुछ उसका जो नाम है नक्काशी का जो नाम है, जो ऊपर नक्काशी की जाती है उसका जो नाम है, उस नक्काशी के को बोलते हैं ख़त्म बंद। क्या बोलते हैं, ख़त्म बंद, ख़त्म बंद, उसको ख़त्म बंद बोलते हैं। और हाउस बोट कश्मीर में मिलती है, और कहाँ मिलेगी, एक स्थान और है केरल, केरल में भी मिलती है। ठीक है जब दोस्तों, और ये टूरिस्ट जो पर्यटक वगैरह होते हैं उनके लिए ये लुभाने का बहुत बड़ा अच्छा साधन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतरोही दो तरह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें क्या ना लगे, उन्हें ठंड ना लगे, उन्हें ठंड ना लगे। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनके लिए जो टेंट जो ठंड ना लगे पर्वतरोहियों के लिए, इनके लिए हम क्या बोलते हैं, इनके लिए ये अस्थाई निवास मतलब अस्थाई निवास होता है, स्थायी तो होता नहीं है, अस्थाई होता है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के बनाते हैं। दूसरा, कहीं कहीं टेंट होते हैं कपड़ों के बनते हैं, कहीं कहीं टेंट प्लास्टिक के भी बन जाते हैं, और अधिकतर इसका यूज़ आपने देखा ही है कि पर्वतरोही करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ आती है यहाँ पर कि लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, लद्दाख क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है। उस जनजाति का नाम है, उस जनजाति का जो नाम है चांगपा। ये इम्पोर्टेंट है, चांगपा। चांगपा नाम की जो जनजाति पाई जाती है, ये लोग वहाँ पर याक होता है, याक खूब घने बाल होते हैं उसके लंबे लंबे, यानी कि याक के बालों की जो पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिन्हें वो
ये जो कहते हैं उन्हें बोलते हैं, जो याक की नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उनके बालों से इन टेंटों की वो बनाते हैं और उसके लिए रैबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैबो। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, वहाँ पर जो टेंट बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, और जो टेंट बनाए जाते हैं उनके लिए क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन तो कुछ ऐसा आते नहीं है, सब यहीं से ही क्वेश्चन है, ऐसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आ गया, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहते हैं? तो रैबो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे, चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाते हैं, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाते हैं। यह जीव क्या है? यह उनका वहाँ का जीव है जिसके ये याक बोलते हैं। अगला, खत्मबंद। ये भी देखो क्वेश्चन अभी आ गया, ये सब NCERT है। खत्मबंद है, खत्मबंद क्या है? लकड़ी की क्या है? एक नक्काशी है। ठीक है दोस्तों। अगला, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? वेरी गुड, यह भी बता दिया ताकि क्या नहीं लगे? कीड़े नहीं लगे। अगला क्वेश्चन, कीड़े नहीं लगे, कीड़े न आए। अगला, वह पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता। सही बात है, कौन नहीं बनाता? पता है आपको, कोयल नहीं बनाती। कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देती है? किसके में देती है? कोय के। अगला, कोय के घोंसले में अपने अंडे देती है। बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? बांस और लकड़ी के घर अभी बताया था, असम में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। अगला क्वेश्चन, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण क्या है? वहाँ पर क्या होगी जब एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के? जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना। यानी एकल परिवार में क्या होगा? कलह, जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना ज़्यादा रहेगी वहाँ पे। एकल परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? यह है मानव का सामाजिक प्राणी का होना। मानव का सामाजिक प्राणी का होना ही क्या है? परिवार की कल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य हैं। छोटे बच्चे के सामाजिकीकरण के खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है? अब खेल के द्वारा जो बच्चा क्या है? समूह भावना सीख लेता है, डिसीजन लेना सीख जाता है, और ये भी सीख जाता है कि वो किसी एक काम को खुद स्वयं नहीं कर करके समूह में करना सीख जाता है। तो खेल के द्वारा बच्चा डिसीजन लेने सीख जाता है, निर्णय लेने सीख जाता है। बालक कैसा हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन भी सीख लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही क्वेश्चन आया है कि बालक सामाजिकरण खेलों के द्वारा जो लाभ मिलता है उसे क्या मिलता है? बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल और समायोजन को सीख लेता है कि किस तरीके से अपनी भावनाओं को समायोजित किया जा सके। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल कौन कौन होते हैं? जो वृद्ध, एक तो वृद्धि होंगे, और समय छोटे जो होंगे बच्चे होंगे, और अस्वस्थ व्यक्ति होंगे। ये तीन ही तो होंगे। वृद्ध होंगे भाई, वो भी वर्क नहीं कर सकते। बच्चे होंगे, वो अधिकतर छोटे बच्चे घर पर ही रहते हैं, और जो अस्वस्थ यानी कि जो बीमार लोग हैं वो घर पर रहते हैं। माँ बाप से बच्चों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। यानी जो माँ बाप से बच्चे में जो स्थानांतरण होता है उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता बोलते हैं उसको। जो गुण जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनके बस 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं आपको, बाकी कुछ ऐसा नहीं करना है। 1 लाइनर ही नोट्स बनाने हैं मित्रों आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है समर रक्त संबंध का उदाहरण जिस प्रकार के परिवार के परिलक्षित होता है, एकल व संयुक्त होगा। वो परिवार कैसा परिवार होगा? एकल या एकल होगा या संयुक्त होगा। यानी एक जैसे उसके अगर ब्लड है, मतलब कि DNA एक जैसा है तब। अगला, मैकाइवर
के अनुसार परिवार के कार्यों में शामिल है? कौन? घर के शामिल होते हैं, विभिन्न प्रावधान होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, शैक्षणिक क्रियाकलाप होते हैं, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप होते हैं। किसके अनुसार? मैकाइवर के अनुसार। अगर परिवार में शामिल है तो सीधी बात है, जब कोई क्या रहेंगे, विभिन्न प्रावधान होंगे, उसमें आर्थिक क्रियाकलाप भी होते हैं, पैसे का लेन देन, जैसे कि शैक्षणिक क्रियाकलाप भी, लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप भी, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है वंशानुगत। सही बात है, विशेषता क्या? वंशानुक्रम के पे तो आधारित होता है। और संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता। जो परिवार की विशेषता होगी वही तो परिवार, जब अगर वैवाहिक अनिवार्यता होगी जब ही तो परिवार आगे बढ़ेगा ना, तो परिवार वहीं पे रुक जाएगा। वंशानुक्रम कब होगा? वंशानुक्रम वैवाहिक जीवन से ही होगा। वंशानुक्रम जब तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। और जब विवाह होगा तो संबंध भी बनेंगे, और संबंध बनाएंगे तो सामाजिक संस्था आएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? वो भूमि के नीचे चले जाते हैं। मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान क्षेत्रों में। हमारे आसपास के तालाब में स्थित पौधों की संरचना होती है। कब होती है? उनका तना लंबा और खोखला व हल्का होता है। ठीक है जी, हमारे आसपास पड़ोस के जो तालाब में स्थित पौधे होते हैं, सही बात है, चिकना होगा, उनके तना जो होगा, तना लंबा होगा पर खोखला होगा, और क्या होगा? वो हल्का भी होगा। उभयचर, ये बहुत क्वेश्चन है। उभयचर क्या होता है? मेंढक। मेंढक उभयचर है। मेंढक क्या है? उभयचर, यानी कि जल में और स्थलमंडल दोनों में भी निवास करता है। मानव अधिवास। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। आप जिसे मानव अधिवास नहीं मानते वे क्या हैं? वे हैं आपकी गलियां। क्या हैं? आपकी गलियां। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, और आप जिस मानव अधिवास नहीं मानते वो क्या है? गलियां। नगरीय अधिवास में जो विशेषता नहीं मिलती है वे क्या? पेशों का विशेषीकरण। किसका? पेशों का विशेषीकरण। नेक्स्ट, नगरीय अधिवास में जो विशेषता नहीं मिलती, पेशों का विशेषीकरण। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं वो की जाती हैं किसकी? वो की जाती है नीम और कीकर की। ज़्यादा नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इनको बस नोट्स बना के बस पढ़ लेना, बस थोड़ी सी देर में पढ़ लोगे। ऐसे मान के चलो कि 50 नंबर की आपका जो कंटेंट तैयार हो रहा है, 50 नंबर्स का कंटेंट, इसके लिए KVS सुपर टेट NCERT का कंटेंट है। अब बाहर से कुछ ऐसा कुछ उसमें समावेश नहीं किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की NCERT का समावेशन है, इसमें एक में ही आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न लोगों के समुदाय द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतरण को कहते हैं ऋतुवर्ष प्रवास। क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। इसको रोक रोक के पूछ करके अपने बस नोट्स को मेंशन कर लेना। जो लोग बेघर होते हैं उनके लिए आश्रय स्थल होता है रैन बसेरा, बनाए जाते हैं। अब सर्दी हो रही है, रैन बसेरा ही बनाए जा रहे हैं। आगे, मकड़ी का आश्रय स्थल क्या होता है? जाले में रहती है। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में रहती है। दीमक कहाँ रहती है? पेड़ के तनों में। मछली का आवास कहाँ होता है? समुद्र में। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल और संयुक्त। आगे का, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। जिसमें दादा दादी आगे, चाचा चाची आगे, संयुक्त हो गया। अपने, हम और
हमारे पापा आ गए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो वो हो गया एकल परिवार। किसी परिवार को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से। आनुवंशिकता के जनक कौन है? वेरी गुड, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के जनक। अगर माँ का रक्त समूह ओ है, यानी ओ ब्लड ग्रुप है, तो बाप का भी रक्त ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि माँ का भी बाप का भी। तो बच्चे का रक्त ग्रुप क्या होगा? ओ ही होगा। जब माँ का भी है और बाप का भी है तो 100% संभावना है कि बच्चे का भी रक्त ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? ए ही होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था, सब जानते हैं। अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी, यानी कि ए और बी अब चेंज है, तो बच्चे में ए और बी रक्त समूह की संभावना कितनी होगी? ओनली 25%। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में तो बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी वो 25% ही होगी, ए बी होने की। आगे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था। यस किया था, क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। लकड़ी यानी कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों में से कौन सी भावना पनपती है? लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? लैंगिक विभेदन की भावना, यानी कि ये लड़का है ये लड़की है, इसका मतलब है उसमें कौन सी? लैंगिक विभेदन की भावना का समावेशन हो रहा है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से? उसके परिवार। एकल परिवार का क्या तात्पर्य है? जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हों, और ना कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची ये नहीं रहते हों, उसे संयुक्त हो जाएगा फिर। ठीक है। भारत में लड़के और लड़कियों का वैवाहिक न्यूनतम आयु कितनी है? 21। इसे थोड़ा देख लेना, इसमें थोड़ा डाउट है नीचे वाले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये पाठ यहीं पे आके समाप्त होता है। और प्लीज़ लाइक तो एक बनता ही है। अगर आपका दिल भी थोड़ा बहुत भी कह रहा है कि हाँ कुछ प्रयास चल रहा है आपके लिए, एक भी नंबर का अगर प्रयास चल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। क्यों? इससे कोई आपका ये नहीं है कि कोई अकाउंट वगैरह खाली होगा, इसमें तो बस यही है कि आप थोड़ा सा भी सोचते हो कि हाँ भाई प्रयास है, तो लाइक में तो कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, तो लाइक कर देना दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। चलिए।